मृत्यु के ऊपर हमें खेद है और उनके परिवार के साथ हम सब लोगों की संवेदनाएं हैं। उनकी मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे पहले हम ये मांग करते हैं कि जो कोई भी उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे में से किसी का भी कोई रिश्तेदार हो, चाहे भाई भतीजा हो, चाहे हम ही लोग जिम्मेदार हो। जो भी उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, हम मांग करते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये गैंगरेप के बाद जो आंदोलन हुआ, ये आम लोगों का आंदोलन था, युवाओं का आंदोलन था। ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन कुछ दिनों से इसके अंदर कुछ शरारती तत्वों ने घुसकर इस आंदोलन को हिंसक रूप देने की कोशिश की। हम लोग वहां 2-3 दिन मौजूद थे। जहां जहां हम लोगों ने हिंसा होते हुए देखी, हमने लोगों से अपील की शांति बरतने के लिए, और हम लोगों ने उन लोगों को रोककर उनके हाथों से पत्थर वापस लिए। उनको रोका हम लोगों ने हिंसा करने के लिए। हम किसी भी तरह के हिंसक आंदोलन के खिलाफ हैं, लेकिन जो लोग इस हिंसा के लिए जिम्मेदार थे, पुलिस उनको पकड़ने में बिल्कुल नाकाम रही है, या जानबूझ के नाकाम रही है, इसका तो हम नहीं कह सकते। और पुलिस ने 8 लड़कों को, 8 युवाओं को संडे को गिरफ्तार करके उनके ऊपर धारा 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लगाया और कल उनको अदालत के सामने प्रस्तुत किया। इन 8 लोगों में एक व्यक्ति जिसका नाम चमन है, वो आम आदमी पार्टी की समय समय पे अलग अलग कार्रवाइयों के साथ जुड़ा रहा है। बाकी 7 लोगों को हम लोग नहीं जानते थे। अगर इन 8 लोगों में से किसी ने भी, अगर सुभाष तोमर की मृत्यु के लिए कोई भी जिम्मेदार है, तो हम मांग करते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर चमन भी जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर पुलिस निर्दोष लोगों को और निर्दोष युवाओं को जानबूझ के पकड़ के और उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाने की कोशिश करेगी और युवा छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश करेगी, उनका भविष्य बिगाड़ने की कोशिश करेगी, तो हम और हमारी पार्टी और हम सब लोग उन निर्दोष युवाओं के साथ खड़े हुए मिलेंगे। कल कोर्ट में जब उन लोगों के सामने उनको युवाओं को प्रस्तुत किया गया और जो कुछ कार्रवाई कोर्ट के सामने हुई, वो पूरा का पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि पुलिस के पास इन लोगों के खिलाफ एक रत्ती भर भी सबूत नहीं है और जानबूझकर पुलिस इन 8 युवाओं को फंसाने की कोशिश कर रही है। मनीष कल वहां पे कोर्ट में मौजूद थे। मैं मनीष से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल कोर्ट में जो कार्रवाई हुई उसको जरा आप लोगों को बताएं। मैं वहां पर मौजूद था कल कोर्ट में, और अदालत की इजाजत से मैंने कुछ बातें रखी थी। उसमें जो बात निकल के आई, वहां पर साफ साफ पुलिस ने माना कि इन 8 युवाओं को अलग अलग जगह से उठाया गया था, अलग अलग समय पे उठाया गया था। दूसरा, पुलिस ने माना कि अदालत ने उनसे पूछा कि इनमें से किसने पत्थर फेंका है, किसने गाड़ी तोड़ी है, या किसने हिंसा फैलाई है, किसने घायल कांस्टेबल की जो घटना हुई है, कांस्टेबल के घायल होने की, उसमें कौन इन्वॉल्व रहा है। पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि इनमें से कोई नहीं है। इनमें से हमने किसी को ना तो पत्थर फेंकते हुए देखा, ना किसी को गाड़ियां तोड़ते हुए देखा, ना किसी को किसी पुलिस वाले को मारते हुए पीटते हुए देखा। उन्होंने, पुलिस के अधिकारियों ने वहां पर माना। फिर अदालत ने उनसे पूछा कि फिर आपने एफआईआर क्यों की है, एफआईआर में क्या लिखा है। अदालत ने एफआईआर देख के कहा कि इसमें तो आपने कुछ भी नहीं लिखा है इनके बारे में। अदालत ने उनसे भी पूछा कि जिस जगह पे कांस्टेबल घायल हुए हैं, इनमें से वहां से कौन पकड़ा गया था। तो पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जी वहां से तो कोई नहीं पकड़ा गया इनमें से। ये समझ नहीं आया कि फिर वो लोग किस दोष में पकड़े गए थे और कैसे उनके ऊपर 307 का मुकदमा लगाया गया। एफआईआर में क्या लिखा था, इसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोमनाथ जी से। सोमनाथ जी वहां पर थे, वो वकील हैं।
सोमनाथ जी वकील हैं जिन्होंने वहां पे उन लोगों की पेशी की थी, उन लोगों की वकालत की थी। एक चीज मैं बता दूं कि कल 307 के मामले में बेल नहीं होती है। बेल मिलना 307 के मामले में बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब कोर्ट ने और जज ने सारी बातें सुनी तो जज को सीधा सीधा समझ में आ गया कि बिल्कुल फर्जी मामला लेके आई है पुलिस। तो मैं सोमनाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोर्ट में जो जो हुआ एक बारी बताइए। जब मैं वहां पे पहुंचा और जब मैं एफआईआर की वर्डिंग्स को पढ़ा तो एब्सोल्युटली डिस्कनेक्टेड फैक्ट्स वहां पे नजर आए। एक छोटी सी कहानी पहले गढ़ी गई कि यहाँ पे प्रदर्शनकारी धरना दे रहे थे, वहां पे तोड़ाफोड़ी कर रहे थे और अचानक 8 लोगों को उठा लिया गया। इन 8 लोगों पे जो चार्जेस लगे हैं और जो घटनाक्रम बयान किया है उसका कोई करेक्शन नहीं है। और इस बात को जज साहब ने बखूबी माना और जज साहब ने बखूबी इतना माना कि जब मैंने कहा कि साहब सिक्योरिटी तो आज मिल नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे सारा कॉर्डन ऑफ कर रखा है एरिया को, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप कल परसों में जब भी अवेलेबल हो सके तो उसको करा दीजिएगा। ना हमने बहुत इन 8 लोगों में से मेरे ख्याल है कि 6 लोगों की सिक्योरिटी भी दी नहीं है, इनके फोटोग्राफ्स भी नहीं दिए हुए हैं। तो इतना ये फिक्सिशियस मामला है, इतना वीक मैटर है कि इस पे कोई केस बनता ही नहीं इन 8 लोगों पे, नंबर 1। नंबर 2, एक पुलिस वाला ने मुझे बताया जी कि हम तो कह रहे थे कि भैया इस पे तो कोई चार्जेस बनते नहीं, इनमें से कोई भी आदमी उस घटनास्थल से उठाया नहीं गया है। तो किसी एसीपी के कहने पे ये जबरदस्ती एफआईआर दर्ज कराया गया है। फिर इस पुलिस वाले का कहना था कि जी अब तो हम फंस गए, अब तो आप हाईकोर्ट जाओगे और हमारी तो वो लग जाएगी। तो फिर वो कहते हैं कि साहब अब हमें कहा गया है कि वहां से जो भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उन जगहों पे के ऊपर किसी का फेस निकाल दो। पोस्ट फैक्टो, पोस्ट एफआईआर अब ये लोग एविडेंस तलाश रहे हैं। एक ऑन वन साइड दिल्ली पुलिस नाकाम रही सुरक्षा देने में हमारी मां बहनों को, दूसरी तरफ से अपनी बेवकूफियों को और अपनी इनइफेक्टिवनेस को छुपाने के लिए हमारे ही लोगों को बगैर किसी बेसिस के ऊपर ऐसी धाराएं 307 ऐसी धाराएं पे केस करना, ये इनको शोभा नहीं देता। अब सबूत कैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं इसकी भी बड़ी अच्छी मिसाल है। मैं ऋषि से रिक्वेस्ट करूंगा, ऋषि एफआईआर की कॉपी लेने गए थे पुलिस थाने और उनके सामने पुलिस के बीच में क्या बातचीत हो रही थी इसके बारे में जरा सुनिए। ऋषि भी एक लॉयर है, वकील है। जब मैं वहां पे गया एफआईआर की कॉपी लेने के लिए तो जो आईओ था उसने किसी एक ड्राइवर को जो पता नहीं कहां से बुलाया था उसे बुला रखा था और उस ड्राइवर से ये स्टेटमेंट देने के लिए कहा गया कि आप ये जो तोड़फोड़ हुई है और आपके साथ मारपीट हुई है वो इसी मॉब ने किया है और इन लोगों ने किया है। तो वो वहां पे एक जो एक्यूज्ड है इसमें वो भी वहां मौजूद था, वो अपना पर्स वगैरह लेने के लिए गया था। तो वहां पे पूछा गया कि ये इसको जानते हो आप? ड्राइवर से मैंने पूछा कि आप ये जानते हो? बोला जी नहीं। तो जो एक्यूज वहां पे मौजूद था उसे वो जानते नहीं है, तो उन 8 के खिलाफ वो क्या स्टेटमेंट देंगे? तो इस तरीके से गलत तरीके से सबूत जुटाने का जो प्रयास है वो दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दिया। एक बात और, इसमें डेडली वेपन की जो कुछ धारा इसमें लगाई है कि आदमी के पास डेडली वेपन्स होने बहुत जरूरी है। इनके पास जमा तलाशी में निकला क्या है? कुछ नहीं, बेचारों के पर्स थे और उनके मोबाइल थे। मोबाइल इन्होंने अभी तक रखा हुआ है, वो इनको मेरा ख्याल कल दे देंगे। देखिए 8 लोगों के ऊपर था, जैसा कि अरविंद ने बताया कि एक चमन सिंह कार्यकर्ता रहे हैं, गतिविधियों में शामिल रहे हैं। 7 लोग तो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे, हमारे साथ तो उनका जुड़े हुए थे ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद बड़े आश्चर्यजनक रूप से आज दिल्ली पुलिस ने एक और झूठ बोला है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने झूठ बोला है कि मनीष सिसोदिया ने 8 लोगों की जमानत ली है। ये सरासर झूठ है। हकीकत यह है कि हमने उनमें से किसी की भी जमानत नहीं ली। उनमें से जिसके पुलिस तो हमको कुछ बताने को ही तैयार नहीं थी। परिवार के लोगों को सूचित किया था, जिसके परिवार के लोग आ गए थे वो लोग आके अपने अपने परिवार के लोगों की जमानत ले गए और जिसके नहीं थे उनको आगे का समय दिया गया सिक्योरिटी देने के लिए। लेकिन पुलिस पता नहीं क्यों झूठ बोल रही है कि 8 लोगों की जमानत मनीष सिसोदिया ने ली है। ये पुलिस किस साजिश के तहत काम कर रही है हमें नहीं पता। देखिए नहीं, मनीष ने किसी की जमानत नहीं दी है।
ये ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है सरकार कि पिछले 3-4 दिन में जितनी वायलेंस हुई है वो स्वामी रामदेव जी की वजह से हुई है, वीके सिंह की वजह से हुई है, अरविंद केजरीवाल की वजह से हुई है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से हुई है। ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 साल की खुंदक निकाल रही है सरकार। और हम फिर से कह रहे हैं कि अगर इस उनकी मौत के लिए जो भी जिम्मेदार है, अगर हम लोग जिम्मेदार हैं, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। अगर चमन जिम्मेदार है, आप चमन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर आप निर्दोष युवाओं को फंसाने की कोशिश करेंगे तो फिर तो हम उनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। ये हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर आपने कुछ युवाओं का भविष्य खराब करने की कोशिश की, आज एसडीएम का बयान आया है कि एसडीएम के ऊपर किस तरह से दिल्ली पुलिस दबाव डाल रही है, और इस मामले में इन 8 लोगों को घटनाक्रम ये दिखाता है कि गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। और अगर सरकार गलत तरीके से युवाओं को फंसाकर उनका भविष्य खराब करने की कोशिश करेगी तो हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि इसको हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है जैसे हम हिंसा भड़का रहे थे। हम हिंसा भड़काएंगे? पिछले 1.5 साल से जन लोकपाल आंदोलन बिल्कुल अहिंसक था। अगर हिंसा भड़कानी होती हम पिछले 1.5 साल में नहीं कर सकते थे। तो ये सब गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं और हम ये मांग करते हैं कि जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर गैंगरेप केस का मामला चले, उसी के अंदर ये भी मामला चलना चाहिए, इनकी मौत का मामला भी चलना चाहिए, ताकि दोनों मामले जल्द से जल्द निपटाए जा सकें और इन युवाओं का भविष्य जो है वो खराब ना हो। अगर कोई प्रश्न है तो। नहीं, हमारे खिलाफ नहीं हुई। चमन कुमार इसको एफआईआर चमन कुमार, एफआईआर में चमन कुमार लिखा है। चमन कुमार ये एफआईआर की कॉपी भी हम लोगों ने आपको दी है। अगर आप इस एफआईआर को पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ नजर आता है कि ढेले भर का भी सबूत नहीं है पुलिस के पास और पुलिस जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रही है।